हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पार्ट 5 के बारे में। तो पार्ट 5 एंड 6 हम लेके आएंगे एंड हम आपको टोटल 6 पार्ट्स करा चुके हैं। दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। सो हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ पेशेंट इज रिसीविंग पैक्ड आरबीसी, व्हाट शुड द नर्स डू इफ द पेशेंट डेवलप चिल्स एंड फीवर। तो ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और पेशेंट को चिल्स एंड फीवर डेवलप हो चुका है, तो सबसे पहले क्या करोगे? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। इरेशनल क्या है? फीवर एंड चिल्स आर साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का साइन है। द इन्फ्यूजन मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट वर्कअप बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको स्टॉप करना है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया है क्वेश्चन में, पैक्ड आरबीसी दी है, उसका मतलब भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A client with chest pain is found to have ST evaluation, okay, in lead second, third and AVF. Which area of the heart is affected? Okay, तो ST evaluation है, ये किसका संकेत देता है? ये देता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो ज़्यादातर किस में होता है? ये इंफीरियर में होता है, इंफीरियर वॉल में होता है। ठीक है, तो रेशनल क्या है? लीड सेकंड, थर्ड एंड AVF रिफ्लेक्ट द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। तो ये जितने भी जो आपको लीड दिख रही है, ये इंफीरियर जो पोर्शन है हार्ट का, वो शो करती है। ऑफ्टन इन्वॉल्व द राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, ऑफ्टन इन्वॉल्व द राइट कॉर्नरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the expected finding in a patient with right-sided heart failure? तो राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो आपको जो सर्कुलेटरी है वो सिम्टम दिखाई देते हैं, पल्मोनरी नहीं दिखाई देते हैं, राइट। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? देखो, सब कुछ लंग्स के बारे में, ये लंग्स का, ये लंग्स का, ये सब किस में होता है? लेफ्ट वाले में होता है। राइट वाले में आपको जो सर्कुलर सिस्टम है उसका दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या होगी अगर राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा? जुगुलर वेन डिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज वीनस कंजक्शन सीन एज जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हिपेटोमेगाली एंड पेरिफेरल इडीमा। Next question, which ventilator mode provides full support and delivers a present tidal volume and rate? Which ventilator setting mode जो है प्रोवाइड करता है full support and deliver a preset, मतलब पहले से set tidal volume और rate, पहले से set कर सकते हैं उसमें tidal volume और rate, and वो full support करेगा। तो वो कौन सा मोड होता है? तो वो होता है assist कंट्रोल मोड, AC मोड। Ensure the ventilator delivers a set rate, ये ध्यान रखना, set rate and tidal volume useful in full support setting। तो AC जो मोड होता है, असिस्ट कंट्रोल जो मोड होता है, वो क्या करता है? वो डिलीवर करता है एक सेट रेट। ठीक है, सेट रेट एंड टाइडल वॉल्यूम यूजफुल इन फुल सपोर्ट सेटिंग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स notice a patient has a heart rate of 34 beat per minute and no P wave and wide QRS complex. What is the rhythm? What is this rhythm? Okay, तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? वेंट्रिकुलर स्केप रिदम है। अच्छा, ये क्या होता है? वेरी स्लो रेट, इसमें एब्सेंट रहेगी P वेव एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सजेस्ट ए वेंट्रिकुलर रिदम। ठीक है, इंडिकेट पेस मेकर फेलियर और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इसका अच्छे से सुन लेना, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है, टैकीकार्डिया ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि देखो 34 बीट पर मिनट जा रहा है। जंक्शन रिदम ये भी नहीं है, तो क्या बचा? वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। ठीक है, क्यों एस्केप क्यों बोला? नो P वेव, P वेव नहीं है इसके अंदर, एस्केप हो रहा है। ठीक है, एक P वेव को छोड़ के आगे जो है वो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो वेरी स्लो रेट, कितनी? 34 बीट पर मिनट आ रही है, एब्सेंट है P वेव एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो स्किप कर रही है P वेव को वो। ठीक है, तो ये क्या है? वेंट्रिकुलर स्केप रिदम है। ये किस में पाई जाती है? क्या इंडिकेट करती है? पेस मेकर फेलियर को इंडिकेट करती है एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को इंडिकेट करती है। During blood transfusion, the patient develop chills and fever and back pain. What is the immediate action? Obviously, ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में मिलता है आपको, इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन दिखा के रटा रही हूँ कि ये आए तो गलत मत करके आना। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा सा भी फर्क करके एग्जाम में दे सकता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे पैक आरबीसी लिख दिया, या चिल्स फीवर की जगह कुछ लिख दिया कि सिम्टम्स आ रहे हैं आफ्टर 15 मिनट्स, ऐसा ऐसा, तो क्या करोगे? ठीक है, अच्छा स्टॉप के बाद क्या करोगे? तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसलिए तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली स्टॉप। रेशनल, दीज आर क्लासिकल साइन ऑफ अक्यूट हीमोलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब मान लो जैसे आपको रेशनल में इसमें और भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बेटा, देखो ये क्वेश्चन इसलिए डाला
और भी क्वेश्चन निकल के आ रहे रेशनल से। और ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ये आ रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, तो क्या करते हैं इंडिकेट, ये अक्यूट हीमोलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर स्ट्रिक्ट रिजर्व आइसोलेशन। तो कौन सा कंडीशन जो है वो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन रिजर्व आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आइसोलेशन में उसको रखना है स्ट्रिक्टली। तो कौन सा करता है, न्यूट्रोपीनिया। क्यों, ऑब्वियसली आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी कम है, इम्यूनिटी कम है, ठीक है। तो बेटा इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिनको न्यूट्रोपीनिया उनको इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, ठीक है। आप उनको आइसोलेट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो हमें उनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। इसलिए रेशनल क्या है, रिवर्स आइसोलेशन इज यूज्ड फॉर, ध्यान रखना, नॉट ओनली आइसोलेशन, reverse isolation used for immunocompromised patient like those with neutropenia to protect them from infection, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिप्रेस्ड पेशेंट विच फाइंडिंग मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट सुसाइडल रिस्क। एक पेशेंट डिप्रेस्ड है, कौन सा फाइंडिंग आपको इंडिकेट करेगा कि वो सुसाइड रिस्क में सबसे ज्यादा है, कंप्लेंट ऑफ इंसोमेनिया एंड सडन मूड इंप्रूवमेंट एंड वेट लॉस एंड सोशल विड्रॉल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, सडन मूड इंप्रूवमेंट। ये इसका आंसर क्यों आएगा, क्योंकि अगर कोई पेशेंट डिप्रेस्ड है पहले, तो वो थका हुआ होगा, लेथार्जी होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, एकदम से आपको पता चले कि वो उसका मूड तो बहुत सही हो गया, वो तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें एनर्जी आ गई है, उसके दिमाग में सुसाइड चल रहा है। तो सुसाइड दिमाग में चल रहा होता है ना बेटा, तो सडन मूड में इंप्रूवमेंट हो जाता है, वो आपको बहुत नॉर्मल दिखने लग जाएगा कि अरे ये तो डिप्रेशन का हट गया, ये तो ठीक हो गया। पर वो क्या होता है, वो रिस्क में आ जाता है सुसाइड के, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी आ गई सुसाइड करने की। तो इसका आंसर क्या है, सडन मूड इंप्रूवमेंट। A sudden lift in mood after a period of depression can indicate the person has decided to commit suicide, right? Next question. A postpartum mother is hemorrhagic after delivery, मतलब postpartum mother है, bleeding हो रही है after delivery, uterus जो है वो bulgy है, displaced है to the right side पे। फर्स्ट नर्स एक्शन क्या करेगी नर्स सबसे ज्यादा, पहले देखो फंडस को मसाज कर, अगर आपको ये दिख रहा है ना बोगी एंड डिस्प्लेस टू द राइट, तो सबसे पहले एक बार ब्लैडर चेक कर लो, क्या पता ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ हो, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलो, ठीक है। अगर वो नहीं जा सकती है तो कैथेटर डाल के सारा यूरिन जो है वो बाहर निकालो, फिर आप करोगे मसाज द फंडस, पर उससे पहले नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है, डिस्प्लेस्ड यूट्रस यूजुअली टू द राइट इंडिकेट अ फुल ब्लैडर, एम्पटिंग इट विल अलाउ द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैडर चेक कर रहा है कि उसमें यूरिन है कि नहीं है तो उसको बोलो कि प्लीज आप खाली करके आओ। पर अगर वो नहीं जा सकती है, इस कंडीशन में है कि उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं जा सकती है, तो उसको कैथेटर डाल के ब्लैडर को खाली करना है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, कैथराइजेशन। उसके बाद क्या करना है, अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर मसाज द फंडस, राइट, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विथ बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। तो ये दोनों चीजें जो है ना, बार्किंग कफ एंड स्ट्राइडर, ये क्रूप का है। क्रूप का क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये। क्रूप क्या होता है, लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस typically cause a barking cough and stridor due to upper airway inflammation। upper airway में inflammation हो चुका है, और मैंने आपको बताया है कि स्ट्राइडर क्या होता है, जब upper airway में obstruction हो जाता है तो उसको स्ट्राइडर तभी आती है, ठीक है। स्ट्राइडर कब सुनाई देती है, जब अपर एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो अपर एयर में यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इसलिए स्ट्राइडर सुनाई दे रहा है। एंड बार्किंग कफ है, तो ये किसका साइन है, ये क्रूप का साइन है। क्रूप का दूसरा नाम क्या है, लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which community health principle promotes fairness in the distribution of health resources? Which community health principle promotes fairness in the distribution of health resources? तो इसका आंसर क्या आएगा, equity। equity ensure fair distribution of health services based on need, not just equality, right? तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है ना कि प्रमोट फेयरनेस, कि वो समान तरह से उसको बांटे डिस्ट्रीब्यूशन इन हेल्थ रिसोर्सेज। तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज बेस्ड ऑन नीड, नो जस्ट एक्विलिटी, ठीक है। इसमें देखो दोनों में फर्क है वर्ड्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। तो क्या आएगा इसका आंसर, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या आएगा, क्यों आएगा इसका आंसर,
Atrial fibrillation lead to stasis of blood in the arteria, increase the risk of thrombus formation and embolic stroke. ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है आपसे कोई पूछे तो क्या आएगा, स्ट्रोक आएगा. अच्छा, स्ट्रोक क्यों आएगा, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या करता है, स्टेसिस करता है ऑफ ब्लड इन द एट्रिया, एट्रिया के अंदर ब्लड का स्टेसिस करता है. अच्छा पूछोगे मैम स्टेसिस क्या होता है. स्टैसिस का मतलब बेटा यूजुअली यही होता है कि ब्लड जो है वो स्लो हो गया. तो वो स्लो होगा तो क्या होगा, वहाँ पे सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन होगा, तो ये सब होता है. सो स्टैसिस ऑफ ब्लड इन द एट्रिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन. ठीक है, ये होगा तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं. थ्रोम्बस बन गया अगर, तो वो किस में चेंज होगा, एम्बोलिक स्ट्रोक में चेंज होगा. ठीक है, तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आफ्टर एट्रियल फिब्रिलेशन. ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी चेंजेस इज एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो मैं आपको सबको बताया, ये आ जाए तो एसटी वाल्वेशन, दिमाग में रट लो. एसटी वाल्वेशन अबनॉर्मल क्यू वेव, वो हमेशा के लिए अबनॉर्मल रह जाती है क्यू वेव. ठीक है, हमेशा के लिए अबनॉर्मल हो जाएगी. तो एसटी वाल्वेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. तो एसटी इंडिकेट ट्रांसम्यूरल स्केमिया. तो ये एसटी वाल्वेशन आ रहा है, पर क्यों आ रहा है मैम, ये क्या शो कर रहा है हमें, ये शो कर रहा है ट्रांसम्यूरल स्केमिया, टिपिकली सीन इन अक्यूट एमआई. ठीक है, अक्यूट एमआई, STEMI. ये क्या है STEMI. देखो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ एमआई के बारे में. दो टाइप के एमआई होते हैं. ठीक है, हम वैसा पन्ना ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं, उसमें मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से. ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, देखो अब दो टाइप के एमआई होते हैं. एक तो STEMI. ठीक है, STEMI हो गया, और एक क्या हो गया, NSTEMI, ये हो गया. अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या है मैम, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे सिर्फ नोन. ठीक है, नोन है, बाकी इसका मतलब सेम ही रहने वाला है. तो इसका मतलब पढ़ लेते क्या है, ST इवाल्वेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन. ठीक है, ST इवाल्वेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोन ST इवाल्वेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन. ठीक है, तो ये दो टाइप के एमआई के वो आते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट ब्लॉकेज होता है. क्या हुआ, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा इसमें. जिसमें ST वाल्वेशन है, इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज है. इसमें क्या होगा, पार्शियल ब्लॉकेज होगा, पार्शियल ब्लॉकेज होगा यहाँ पे. ठीक है, इसमें क्या होता है, बायोमार्कर्स इसमें इंक्रीज होते हैं, इसमें भी इंक्रीज होंगे. ठीक है, तो इसमें ST जो है वो इवाल्वेट मिलेगा. ठीक है, इस वाले एमआई के अंदर जो, और जो नॉन ST इवाल्वेशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है, ST इज नॉट इवॉल्वेट. अच्छा मैम, ST इवॉल्वेट नहीं होगा तो क्या होगा, ST बेटा डिप्रेस्ड होगा. ST डिप्रेशन में जाएगा, ST डिप्रेस्ड होगा, और T वेव क्या होगी, इन्वर्जन होगी. अब ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं सुना होगा. आपके दिमाग में जब भी आता है कि अच्छा मैम मायोकार्डियल इन्फेक्शन ECG क्या होगा, ST वाल्वेशन, नहीं, दो टाइप के होते हैं. अगर वो NSIEMI के बारे में पूछे तो उसमें ST वाल्वेशन ना होके क्या होगा, ST डिप्रेशन होगा, और T वेव क्या होगी, इन्वर्जन होगी. वहाँ पे क्या होगी, T वेव इन्वर्जन. तो ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, ऑलवेज याद रखना. हो सकता है आगे नॉट सेट में भी आ जाए कभी. ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं. आपको अगर सीधा पूछ रखा है MI का ECG क्या, तो सीधा क्या ठोकना है, हमें क्या लगाना है, ST इवाल्वेशन. ठीक है, उसमें दिमाग मत लगाना कि नॉन पूछ रहा है कि ST इवाल्वेशन, ये STEMI पूछ रहे हैं या NST, ये दिमाग नहीं लगाना है. सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल जवाब देना है. डीप पूछे आपसे कि बताओ नॉन ST इवाल्वेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का ECG में क्या आएगा, तो क्या लिखोगे, ST डिप्रेशन एंड T इन्वर्जन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG चेंजेस एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन. तो क्या है, सीधा सीधा ST सेगमेंट इवाल्वेशन. ये किसके लिए है, STEMI के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद VFib on the monitor. What is the first intervention for a patient with VFib on the monitor? Begin CPR, administered epinephrine and give amiodarone and defibrillate immediately. तो बेटा यहाँ पे क्या है, VFib वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है. ठीक है, जो क्या होता है, शॉक के बल होता है रिदम, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं आ रहा होता है. ठीक है, तो आपको शॉक देके आपका जो रिदम है वो रिस्टोर करना पड़ता है. अरे VFib का ECG क्या होता है, आपने देखा है VFib का ECG.
क्या होता है, ठीक है, ये देखो ईसीजी चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे 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 रिदम आती है वी फिब में। तो इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है आपको, इसमें ना तो कोई कार्डियक आउटपुट पता चल रहा है, ना आपको कोई पल्स दिखाई दे रही है, ना कोई बीपी दिखाई दे रहा है। तो ये शॉकेबल है बेटा, शॉक दोगे डी फैब से, फिर ये रिदम स्टोर वापस से करेगा। तो आपको सिंपल आंसर क्या करना है, डी फिब्रिलेशन करना है इमिडिएटली। is the shockable rhythm, immediately defibrillation is the priority to restore cardiac rhythm, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the first intervention for a patient with VFib on the monitor? हाँ वही सेम क्वेश्चन, तो डिफिब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ventilated patient is agitated and restlessness, which ABG value is most concerning? तो एक पेशेंट है, वेंटिलेटेड है, परेशान है, बहुत रेस्टलेसनेस दिखा रहा है, कौन सा ABG वैल्यू, ABG कौन सा वैल्यू है जो कंसर्निंग है यहाँ पे? तो अब इनका वैल्यूज देखो आप कितना क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो पीएच कितना होता है नॉर्मल, 3.45 से 3.45 से कितना होता है बेटा, ओ सॉरी नॉट 3.45, सॉरी, पीएच कितना होता है इसका 7.35, पीएच कितना होता है ब्लड का 7.35 से 7.45, ठीक है। एंड एच PaCO2 कितना हो गया बेटा 35 से 45 हो जाता है, ठीक है, इससे इसको याद रख सकते हो, ठीक है, 35 से 45 हो जाता है। अच्छा PaO2 कितना होता है मैम, कितना होता है बेटा 80 से 100 होता है, ठीक है, 80 से 100 mmHg होता है। अच्छा HCO2 3 कितना होता है, बायोकार्बोनेट कितना होता है 22 से 26 लेते हैं हम, ठीक है, ये होता है। अच्छा और कुछ बता सकते हो आप, और O2 सेट कितना होता है? अब अच्छा बोलोगे O2 सेट क्या है मैम, O2 सेट होता है बेटा वो कितना होता है 40 से 100% होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो अब आप देखो इसमें मोस्ट कंसर्निंग कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल सा ही है, ये भी नॉर्मल के अंदर है, ये भी नॉर्मल के अंदर है। PaCO2 जो 55 आ रहा है वो नॉर्मल वैल्यू से बाहर जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो ये ही होगा। हाइपरकैप्निया देखने को मिल रहा है आपको। इवाल्वेटेड CO2 इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस which may cause restlessness, agitation and drowsiness, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a child with tetralogy of Fallot squid during play, ठीक है, squid during play, what is the purpose of this action, ठीक है। improve breathing, increase venous return, decrease preload, lower intracranial pressure। तो देखो ICP का तो कुछ यहाँ पे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। improve breathing का भी यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना, आई थिंक। डिक्रीज प्रीलोड ये भी नहीं है, तो क्या आएगा इंक्रीज वीनस रिटर्न। क्यों आया ये, स्क्विटिंग इंक्रीज सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, रिड्यूसिंग राइट टू लेफ्ट शंटिंग एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। क्या बोलना चाह रहा है ये, स्क्विटिंग जो पोजीशन है वो बार बार स्क्विट क्यों कर रहा है, स्क्विटिंग से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सिस्टमैटिक वैस्कुलर जो रेजिस्टेंस लग रहा था वो इम्प्रूव हो रहा है, वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट से लेफ्ट जो शंटिंग था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, एंड ऑक्सीजनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए वो स्क्वाट कर रहा है बार बार वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए, राइट। इन अ पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया विच सिम्टम इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव सिम्टम। तो आपको पॉजिटिव पता है तो नेगेटिव पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव ये है और क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, एपैथी आएगा, ठीक है। एपैथी, नेगेटिव सिम्टम इंक्लूड लैक ऑफ मोटिवेशन, एपैथी, फ्लैट इफेक्ट एंड सोशल विड्रॉल, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पैरानोया ये भी तो आ सकता है, ये भी तो होता है बेटा, 3 चीज होती हैं, इस पे मत ध्यान दो। पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं, पॉजिटिव 3 होते हैं, 1 2 3, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। ये 3 दिखे, ये ही है पॉजिटिव। तो ये तो वैसे ही कट गया, ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ये कट गया, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बचाना, तो ये आंसर है इसका सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइंडिंग वुड मोस्ट कंसर्न द नर्स ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मिड बैक पेन, इवॉल्व टेम्परेचर, इचिंग एंड हिमेचूरिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, हिमेचूरिया, ठीक है। अगर ब्लड दिख रहा है आपको यूरिन के अंदर तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि आप जो ब्लड लगा रहे हैं उसका हीमोलाइसिस हो रहा है बॉडी में जाके, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। मैंने आपको ऊपर नाम बताया था, उसमें क्या हो रहा था, हीमोलाइसिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो आपको मैंने दूसरा नाम बताया था इस रिएक्शन का, जो चिल्स फीवर आ रहे थे, तो वो उसका क्या था रिएक्शन, तो क्या था, हीमोलाइसिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन था, ठीक है।
तो हीमोलाइसिस हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड में, यूरिन में ब्लड आ रहा है, हेमचूरिया हो रहा है, उसको क्या होता है, इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होता है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये दिखाई दे रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्टॉप कर दो ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है, एंड फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इन अ प्रेग्नेंट वुमेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग RH इम्यूनोग्लोबुलिन, RHOGAM, ठीक है, इन प्रेग्नेंट वुमेन व्हाट इज द पर्पस, ये क्यों लगाया जा रहा है, ये क्यों लगाया जा रहा है बेटा, टू प्रिवेंट प्री टर्म लेबर, नहीं, टू ट्रीट RH इम्यूनोकम्पेलेबिलिटी सिम्टम, नो, टू प्रिवेंट मैटरनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, टू रिड्यूस फीटल एनीमिया, नहीं, इससे ठीक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, टू प्रिवेंट मैटरनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अच्छा क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, RH इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है RH नेगेटिव मदर फ्रॉम फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव फीटल ब्लड सेल्स। अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव वाला है, तो जब उसको मदर को RH ये लगाया जाएगा, क्या, RH इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया जाएगा, तो ये प्रिवेंट करेगा, क्या प्रिवेंट करेगा, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनने देगा, किसके खिलाफ, बच्चे के खिलाफ जिसकी RH पॉजिटिव फीटल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, to prevent maternal antibody formation. Next question. Which findings suggest increased intracranial pressure in a 6-year-old? ठीक है, which finding suggest increase, ICP बढ़ा हुआ है, 6 साल का बच्चा है, कौन सी फाइंडिंग दर्शाएगी, ठीक है, तो फोटोफोबिया, बल्जिंग फंटेनल, हाई पिच क्राई एंड डिप्लोपिया। तो बेटा देखो, बल्जिंग फंटेनल नहीं आएगा, इन्फेंट नहीं है बच्चा, 6 साल का हो चुका है, ठीक है, तो फोटोफोबिया नहीं, बल्जिंग फंटेनल नहीं, डिप्लोपिया नहीं, तो क्या करेगा बच्चा, हाई पिच क्राई करेगा। इन यंग एंड इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन साइन ऑफ इंक्रीज ICP इंक्लूड हाई पिच क्राई, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी। स्पेशली इन्फेंट के लिए पूछे ना बेटा, तो सबसे पहले क्या आता है, बल्जिंग फंटेनल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर आपके लिए ऊपर मतलब इन्फेंट से ऊपर का पूछे तो हाई पिच क्राई आप लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse identify ventricular tachycardia on the monitor, the patient is awake but hypotensive, what is the first step, ठीक है, तो क्या करना है, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया चल रहा है, ठीक है, पेशेंट जगा हुआ है, उसको हाइपोटेंसिव हो रहा है वो, ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पे, सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन करना है। अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल VT है बेटा, देखो दो चीज होती है, VT स्टेबल एंड अनस्टेबल। VT यहाँ पे अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि हाइपोटेंसिव में चल रहा है और अवेक है पेशेंट यहाँ पे, तो अनस्टेबल VT विद पल्स, अवेक है मतलब पल्स चल रही है ना बच्चे, तो अनस्टेबल VT विद पल्स, सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन इज रिकमेंडेड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर अनस्टेबल VT है विद पल्स, क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, सिंक्रोनाइज्ड, क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग एक्शन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद ग्लासकोमा स्केल स्कोर ऑफ 6 स्कोर है, ठीक है, ग्लासकोमा का, ठीक है, तो अगर 8 से नीचे जाता है तो कोमा में चला जाता है पेशेंट, ये आपको पता है। तो विच नर्सिंग एक्शन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद GCS 6, तो क्या करना है, इंसर्ट यूरिन कैथेटर, नो, ठीक है, तो क्या करना है, वाइटल साइंस नहीं, प्यूपल साइज नहीं, एयरवे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, हर चीज में पेशेंट को बचाने के लिए एयरवे जरूरी होता है, तो मेंटेन ए पेटेंट एयरवे इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो GCS स्कोर 8 या 8 से कम इंडिकेट अ कोमा, require airway protection as the priority to prevent hypoxia and aspiration. Next question, patient with pneumonia is receiving oxygen via nasal cannula 6 liter per minute, what should the nurse do, ठीक है, निमोनिया का पेशेंट है, ऑक्सीजन ले रहा है नेजल कैनुला से 6 लीटर पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स डू, नर्स क्या करेगी, नर्स उसको स्विच कर देगी फेस मास्क के ऊपर। अच्छा मैम ये क्यों, क्योंकि क्या होता है बेटा, नेजल कैनुला वो क्या करता है 5 लीटर पर मिनट तक ही यूज किया जाता है, अगर इससे ऊपर आप यूज कर रहे हो 6 पे चले गए तो आपको फेस मास्क यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डिलीवर करने के लिए इतना 5 से ऊपर, तो ये ध्यान रखना। नेजल कैनुला कब तक यूज आएगा, सिर्फ 5 लीटर पर मिनट पे, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया इसके अबव तो नेजल मास्क हम यूज करेंगे, नेजल सॉरी मास्क नहीं, हाँ नेजल मास्क यूज करेंगे, फेस मास्क यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2-year-old is admitted with dehydration due to diarrhea, which finding required immediate intervention, 2 साल का बच्चा है, डिहाइड्रेशन उसको हुआ है क्योंकि उसको डायरिया हो रहा था, तो क्या होगा, इमीडिएट इंटरवेंशन, तो क्या करोगे बेटा आप, पहले
डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करने से पहले चेक तो करोगे कि कितना डिहाइड्रेटेड है बच्चा, सिवियर में है, माइल्ड में है, मॉडरेट में है। तो कैसे करोगे? श्रंकन आइज, डिक्रीज स्किन टर्गर, ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ये तो क्या दिखा रहे हैं आपको? सिम्टम्स कि बच्चा डिहाइड्रेट है, तो ये चीज़ें वो दिखा रहा है। तो हमें असेस करना है, इंटरवेंशन करना है। तो हम क्या करेंगे? कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे, ठीक है। प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टाइम इंडिकेट पुअर परफ्यूजन एंड मे सिग्नल शॉक साइंस शॉक रिक्वायर्ड इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन। तो हमें कैपिलरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ बच्चे के लिए। कैपिलरी रिफिल टाइम हमें चेक करना है, ठीक है। अगर वो लॉन्ग आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग दिखा रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है? बच्चा बहुत ज़्यादा शॉक में है या जाने वाला है, पुअर परफ्यूजन को वो दर्शाता है। तो हमें असेस करना है, ठीक है। तो असेस किससे करेंगे हम? कैपिलरी रिफिल टाइम से असेस करते हैं डिहाइड्रेशन। विच टाइप ऑफ इंसुलिन हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कुछ भी रेशनल नहीं है। इंसुलिन लिस्प्रो, ये क्या करता है? रैपिड एक्टिंग है, 15 मिनट का इसका ऑनसेट होता है, यूज टू मेल्ट मील टाइम ग्लूकोज कंट्रोल। हाँ, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्प्रो के लिए, जो फास्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है, ये बहुत जल्दी असर करती है। मतलब 15 मिनट के इनका ऑनसेट होता है, 15 मिनट के अंदर अंदर ये अपने पीक पे चली जाती है, 15 से 30 मिनट के अंदर। तो इनको लिया जाता है विद मील, ये ध्यान रखना, विद मील। तो यहाँ पे इसलिए दे रखा है यूज्ड फॉर मील टाइम ग्लूकोज कंट्रोल, ठीक है। तो इनको खाने के साथ साथ ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्टपार्टम वुमेन कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टेंट trickling of blood despite a film fundus. What is the likely cause? Uterine atony, cervical tear, bladder distension, written placenta. तो इसका आंसर क्या जा रहा है? cervical tear। अच्छा, क्यों? Frim fundus, continuous bleeding such as genital tract trauma, such as cervical laceration, not uterine atony। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसका आंसर क्या क्यों आया? यहाँ पे कांस्टेंट ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। तो अच्छा, ट्रिकलिंग का वर्ड्स मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपकता नहीं है खून, उसको बोलते हैं, ठीक है। स्लो होके ऐसे धीरे धीरे ब्लड यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो ये हो रहा है डिस्प्राइट फिम फंडस, ठीक है। फिम फंडस यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेम फंडस बेटा एक अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है। पोस्टपार्टम के बाद ये होना चाहिए। अगर फंडस बोगी हुआ तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत जी मैंने आपको बताया था, ये हुआ तो प्रॉब्लम होती है। अगर फिर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिर्फ फोकस करना है ब्लड के ऊपर, और ब्लड जो है वो बहुत लगातार नहीं आ रहा है। यहाँ पे हेमरेज नहीं लिखा हुआ है, ब्लीडिंग नहीं लिखी हुई है, ब्लड लिखा हुआ है ओनली। तो ब्लड अगर आ रहा है तो यूटेराइन अटोनी को तो वो नहीं दर्शाता है, ब्लैडर डिस्टेंशन को भी नहीं दर्शाता है, रिटेन प्लेसेंटा को नहीं दर्शाता। किसको दर्शा रहा है? वो सर्वाइकल टीयर हो सकता है। फिरम फंडस नॉर्मल चीज है। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग सजेस्ट जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा सच एज सर्वाइकल लैसरेशन, नॉट यूटेराइन अटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकेट्रिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय alternating periods of depression and mania? Which psychiatric condition is characterized by अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया? तो जो दोनों आते हैं वो किस में आते हैं? बाइपोलर में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बाइपोलर, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर इन्वॉल्व मेनिक एंड डिप्रेशन एपिसोड्स ऑफ्टन रिक्वायर्ड मूड स्टेबलाइजर लाइक लिथियम, ठीक है। देखो ये दोनों मूड है, इसमें मूड थोड़ा लेथार्जी होता है, मतलब इसमें मूड कम हो जाता है पेशेंट का, सैड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों किस में आते हैं? बाइपोलर में। तो इसमें ऑब्वियसली ट्रीटमेंट क्या होगा? मूड को स्टेबलाइज कर दो, बीच में कर दो, बैलेंस कर दो। और बैलेंस कौन करती है? मूड स्टेबलाइजर क्या होती है? लिथियम होती है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज टीचिंग ए कम्युनिटी अबाउट टाइफॉइड प्रिवेंशन, विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव? अ नर्स इज टीचिंग ए कम्युनिटी अबाउट टाइफॉइड प्रिवेंशन। तो टाइफॉइड किससे हो रहा है? गंदा खाना पीने से होता है, ठीक है। तो क्या होता है? जो भी आप गंदगी में ज़्यादा रहोगे उससे होता है। अवॉइड स्पाइसी फूड नहीं, टेक एंटीबायोटिक इफ फीवर स्टार्ट नहीं, अवॉइड आउटडोर एक्टिविटी नहीं, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, ठीक है। टाइफॉइड फीवर इज ट्रांसमिटेड वाया फीकल ओरल रूट, सो हैंड हाइजीन इज मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस इज कॉमनली सीन इन अक्यूट किडनी इंजरी? अक्यूट किडनी इंजरी में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? हाइपरकलेमिया। अच्छा, क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि बेटा किडनी तो फेल हो चुकी है, किडनी तो फेल हो चुकी है, तो बॉडी में पोटेशियम जो है बॉडी के अंदर ही रहने वाला है, बाहर तो निकलेगा नहीं। तो क्या होगा इससे?
बॉडी में वो अक्यूमुलेट होता रहेगा एंड इंक्रीज होता रहेगा. पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज. इन AKI इज accumulates leading to dangerous hyperkalemia. Next question. A patient in labor suddenly complains of chest pain and breathlessness. She becomes cyanotics and collapse. What is the priority diagnosis? चेस्ट पेन का कंप्लेंट कर रहा है, सांस नहीं आ रही है, लेबर के अंदर है, एज साइनोटिक दिखा रहा है, ठीक है, एंड कोलैप्स होने वाला है. प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या होगा इसका? तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है. प्रीक्लेम्शिया नहीं होगा, सीजर्स आते हैं इसमें तो, ठीक है. और क्या होगा? यूटेराइन रप्चर नहीं, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग दे नहीं रखा कहीं पे भी. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ये हो सकता है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये मे बी नॉट. इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्या आ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. अच्छा क्यों? दिस इज अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. मतलब जब भी अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, साइनोटिक एंड कोलैप्स. ठीक है. अच्छा आप बोलोगे मैम फिर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? बेटा पेशेंट यहाँ पे लेबर में है, अगर ये वर्ड यहाँ नहीं आता और सिर्फ ये दिखाता तो इसका आंसर फॉर श्योर पल्मोनरी एम्बोलिज्म चला जाता. ठीक है. तो पर ध्यान दो कि पेशेंट क्या है? लेबर में है, तो ये कंडीशन हो रही है, तो सिंपल सा आंसर तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जाएगा ना बच्चे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट्स ECG शोज प्रोलोंग PR इंटरवल. PR इंटरवल प्रोलोंग है. अ ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स है एवरी थर्ड बीट, हर तीसरे बीट पे. विच रिदम इज दिस? कौन सी रिदम है? तो ये क्या है? सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक है. कौन सा है? टाइप A है. कौन सा है ये? वैन बैक. ठीक है. अच्छा ये क्यों है? प्रोग्रेसिव लेथनिंग ऑफ PR इंटरवल फॉलोड बाय ड्रॉप बीट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोबिट्स टाइप फर्स्ट AV ब्लॉक. अगर आपने ECG अच्छे से नहीं पढ़ा बेटा, ECG आपका कमज़ोर है चैप्टर, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो उसको फिर से. उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमने वीडियो भी बना रखी है ECG के ऊपर. अगर आपको वहाँ से पढ़ना है चैनल पे जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो. ठीक है. तो सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप 1 ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसका कुछ रेशनल अलग से नहीं है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकंड डिग्री AV ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? मोबिट्स टाइप फर्स्ट AV ब्लॉक है. इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? लेंथनिंग होती है PR की और ड्रॉप हो जाता है QR कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ अलग से बता दिया जाए. अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हैज K+5.6 मिलीक्यूलेंट ऑन एडमिशन. व्हाट शुड द नर्स एंटी. ठीक है. तो यहाँ पे K+ जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा C. मॉनिटर ECG चेंजेस एंड एक्सपेक्ट K+ टू फॉल. अच्छा ये क्या हुआ, क्यों हुआ है? देखो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, इसमें दो चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली होती हैं. क्या? एसिडोसिस देखने को मिलेगा. दूसरा क्या? इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. अगर किसी को है ये तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. तो इसमें क्या होता है? K+ या जो पोटेशियम होता है तो नॉर्मल रेंज में होता है या थोड़ा बड़ा हुआ ही होता है. क्यों होता है बड़ा हुआ? क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन क्या है? वो नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है यहाँ पे, तो पोटेशियम जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. पोटेशियम बढ़ जाता है तो क्या होगा? वॉट नर्स एंटीसिपेटेड, नर्स क्या देखेगी? तो जैसे ही K+ बड़ा होता है तो क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन दी जाती है. इंसुलिन जैसे बॉडी में गई तो इंसुलिन क्या करवाती है? K+ को वापस सेल्स के अंदर डलवाती है. सेल्स के अंदर वापस K+ आ गया, ब्लड में K+ का वैल्यू नॉर्मल हो गया. तो क्या करना है? हमें मॉनिटर करना है ECG के चेंजेस को. ऑब्वियसली आपको पता है कि जब K+ बढ़ जाता है तो हम कार्डियक मॉनिटरिंग सेट कर देते हैं पेशेंट के लिए. तो ECG चेंजेस हमें देखते रहना है और हमें एक्सपेक्ट करना है, तभी करना है जब हम इंसुलिन दे चुके हो, और इंसुलिन दे चुके होते हैं. ठीक है. इसका ट्रीटमेंट ये होता है, इंसुलिन दी जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सपेक्ट कि K+ को देखते हैं, पोटेशियम को, कि वो कब नीचे अपने आप ही आ जाए. अगर वो नहीं आता है तो फिर फर्दर ट्रीटमेंट होता है. तो इसलिए इसका आंसर ये है. In DKA, potassium is high initially due to acidosis. Insulin therapy will shift K+ into cells, causing level to drop rapidly. Require close monitoring. That's why ECG changes are monitored here. A 5-year-old with nephrotic syndrome is on corticosteroids. Which side effect should the nurse monitor for? एक पेशेंट है 5 साल का बच्चा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसको चल रही है. कौन सा साइड इफेक्ट जो है वो नर्स मॉनिटर करेगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, मेनली स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. तो क्या क्या होते हैं बेटा? हाइपर
ग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, वेट गेन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका पूरा चार्ट जो है हमारे नोट्स में बना रखा है, फार्माकोलॉजी के नोट्स जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे स्टेरॉइड्स का सब कुछ बता रखा है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, यूजेस, कॉशंस, सब कुछ तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो इसको तो सीधे सीधे याद करना पड़ेगा, क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। Next question. A laboring woman is fully dilated, but the fetus remain at zero station over 2 hours. 2 घंटे के लिए जीरो स्टेशन पे बच्चा है और वुमन जो है वो फुल्ली डायलेटेड है. व्हाट इज द लाइकली इशू? लाइकली इशू क्या हो सकता है? तो सिंपल सी चीज़ है ना बेटा, इतना तो खुद ही दिमाग लगा लो कि सिफेलोपेल्विक डिस प्रपोर्शन हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा इस चीज़ में। अगर वुमेन का फुल डायलेटेड है, फुली डायलेटेड, और फीटस जीरो स्टेशन पे ही रह चुका है, अटक चुका है मतलब वहीं वो 2 घंटे के लिए, तो क्या होगा, सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो लेक ऑफ डिसेंट डिस्प्राइट फुल डायलेशन, मतलब फुल डायलेशन के बावजूद भी लेक ऑफ डिसेंट है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तो क्या दर्शाता है, सीपीडी। सीपीडी क्या है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, वेयर द हेड इज टू लार्ज फॉर मैटरनल पेल्विस। तो इसमें क्या करते हैं, आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को डिलीवर किया जाता है। विच सिम्टम मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट लिथियम टॉक्सिसिटी। अच्छा, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो इसमें क्या ध्यान दोगे आप, तो क्या होता है इसमें, अटैक्सिया एंड कन्फ्यूजन। अच्छा, क्यों हुआ ये, न्यूरल साइंस लाइक अटैक्सिया, कन्फ्यूजन, स्लर स्पीच इंडिकेट लिथियम टॉक्सिसिटी। नॉर्मल रेंज कितना होता है लिथियम का, देख लो 0.6 से 1.2, ठीक है, और 1.5 से ऊपर चली जाती है। अगर ये ध्यान रखना, 1.5 से लिथियम का लेवल ऊपर चला गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, अटैक्सिया हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। तो ये क्या है, लिथियम की टॉक्सिसिटी के क्या है, इंडिकेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईसीजी चेंजेस टिपिकली इन हाइपोकलेमिया। हाइपोकलेमिया ईसीजी तो अच्छे से पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो हाइपोकलेमिया हो रहा है यहाँ पे, तो यू वेव ढूंढ लो, प्रेजेंस ऑफ यू वेव, फ्लैटन टी वेव, ये इसका आंसर है, ठीक है, फ्लैटन टी वेव एंड प्रेजेंस ऑफ यू वेव। हाइपोकलेमिया कोज फ्लैटन टी वेव एंड यू वेव एंड पॉसिबल एरिथमियास लाइक पीवीसीज। अच्छा, पीवीसीज का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन गया कि अगर हाइपोकलेमिया हुआ तो क्या हो सकता है, या फिर पीवीसी में अगर किसी को प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है तो उसमें पोटेशियम बढ़ेगा कि घटेगा। ये किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो क्या होगा, हाइपोकलेमिया होता है तो क्या देखने को मिलता है, पीवीसी देखने को मिलता है। ये क्या है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन रिमूवल। तो आपको सबको पता है कि अगर एयर एम्बोलिज्म को कैच करना है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेटरल साइड में और टेंडलबर्ग पोजीशन में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं एयर एम्बोलिज्म का, तो क्या करते हैं, रिमूवल करने के लिए सेंट्रल लाइन के द्वारा तो लेफ्ट लेटरल टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं ट्रैप करने के लिए। उसको किस में ट्रैप करने के लिए, कि वो राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाए, वहीं उसको पकड़ ले, क्योंकि अगर वो ब्लड वेसल्स में चला गया ना घूमता हुआ, तो बेटा फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर, अगर वो कहीं अटक गया तो फिर वो अटक गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये होता है कि उसको हम ट्रैप कर लें राइट एट्रियम के अंदर ही और प्रिवेंट करें उसको फर्दर कि वो लंग्स तक ना पहुंचे। हमारा मेन चीज़ यही होती है एयर एम्बोलिज्म का, कि वो लंग्स तक ना जाए, हम उसको हार्ट में ही करके वहीं से सेंट्रल लाइन डालकर वहीं से रिमूव कर लें, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं ट्रैप करने के लिए एयर को इन द राइट एट्रियम, और वहाँ पे सेंट्रल लाइन डली होती है और वहाँ से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि प्रिवेंट कर ले एम्बोलिज्म को फ्रॉम रीचिंग द लंग्स। राइट एट्रियम, नॉट लेफ्ट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-month-old with pertussis is hospitalized. What is the priority nursing diagnosis? 3 साल का बच्चा है, pertussis उसको है, हॉस्पिटलाइज है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस? रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। pertussis, बेटा pertussis क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी पता होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, वूपिंग कफ बोलते हैं, वूपिंग कफ। अच्छा, ये होता क्या है बेटा, ये हाईली कंटेजियस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये क्या है, इन्फेक्शन है,
ठीक है, इजिली इसको इजिली प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन्स के द्वारा। तो ठीक है, क्या है ये, इन्फेंट में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ये वूपिंग कफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ठीक है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है हमारा, तो सिंपल सी चीज है, अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो इसमें ट्रीटमेंट क्या, कि उसका एयरवे क्लीन करें। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। प्रायोरिटी डायग्नोसिस पूछा है तो प्रायोरिटी में सबसे पहले हम क्या ठीक करेंगे, उसका एयरवे क्लियरेंस करेंगे, तो ये जाएगा। बट यूसिस वूपिंग कफ कॉज सिवियर कफिंग स्पेल एंड सिक्रेशन रिस्किंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइपरटेंसिव पेशेंट इज प्रिस्क्राइब क्या है, क्लोनिडाइन। व्हाट इज प्रायोरिटी इन टीचिंग पॉइंट, हाइपरटेंसिव क्लाइंट है उसको क्या चल रहा है, क्लोनिडाइन चल रहा है, क्या करेंगे हम, प्रायोरिटी टीचिंग क्या होगा हमारा, डू नॉट स्टॉप अब्रप्टली, ऑब्वियसली ये होगा। टेक एट बेड टाइम टू अवॉइड डिजीनेस, नो। अवॉइड पोटेशियम रिच फूड, नो। एक्सपेक्ट, नो नो नो। डू नॉट स्टॉप अब्रप्टली, ये होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, क्लोनिडाइन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यस। तो क्लोनिडाइन क्या होता है, विड्रॉल कैन लीड टू रीबाउंड हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, टैपरिंग इज इंक्रीज नेसेसरी। ठीक है, तो इस दवाई को अगर एकदम से बंद कर दोगे तो क्या हो सकता है, रीबाउंड का मतलब होता है कि अभी बीपी कम था, नॉर्मल हो गया था मतलब, और फिर से हो गया। रीबाउंड मतलब होता है वो डिजीज फिर से आ गई, ठीक है, और हो सकता है कि वो ऐसे आई कि क्राइसिस में बदल गई, वो कंडीशन क्राइसिस में बदल गई। तो क्या होता है, इसलिए हम एकदम से उसको बंद नहीं करते हैं, हम टेपर ऑफ करते हैं, हम धीरे धीरे करके इस दवाई को बंद करते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, डू नॉट स्टॉप अब्रप्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कम्युनिटी विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ एज पर इंडियन, ऑब्वियसली कौन सी दी जाती है, BCG, सिंपल आंसर। एज पर UIP BCG OPV 0 dose hepatitis B, birth dose are given at birth to protect against TB and hepatitis. Next question, a patient in ICU is on mechanical ventilation, the high pressure alarm sound आ गया फिर से, तो क्या असेस करेंगे, हाई प्रेशर क्या दर्शाता है, लो हमेशा आता है लीकेज के लिए, लो प्रेशर अगर साउंड सुनाई दे रहा है लो, तो लीकेज हो रहा होगा, या जो कनेक्शन है वो लूज हो गया, तो कनेक्शन चेक करो, लीकेज चेक करो। हाई वाला आ रहा है तो वो दर्शाता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे भी हो सकता है, ट्यूब मुड़ गई, ट्यूब में गांठ पड़ गई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो उसमें जाएगा लो में, क्योंकि लीकेज दर्शा रहा है, लॉस दिखा रहा है कनेक्शन। हाँ, तो ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या होगा उसमें, ऑब्स्ट्रक्शन में म्यूकस ज़्यादा जम गया, ठीक है, मुड़ गई ये ट्यूब बहुत ज़्यादा, किंग पड़ गए, उसमें गांठें पड़ गई हैं, तो ये सब जाएगा। तो आप देखो इसमें वाटर इन द ट्यूब, तो इसमें बोल रखा है व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट असेस क्या करेगी, तो हमें क्या करना है कि सिक्रेशन तो इकट्ठा नहीं हो गया, ट्यूब में गांठ तो नहीं पड़ गई, ये हमें देखनी है, क्योंकि इसी वजह से हाई प्रेशर अलार्म साउंड सुनाई दे रहा है हमें। Next question, which of the following clinical sign is most suggestive of meningitis in an infant? Infant की बात हो रही है, meningitis के बारे में पूछा है, हमसे clinical sign पूछ रहे हैं। For infant क्या होगा, high pitch cry होगा, especially in neonates, ठीक है, is a classical sign of increased ICP often seen in meningitis, ये याद कर लेना। मेनिंजाइटिस हो रहा है तो इन्फेंट में क्या होगा, न्यूबॉर्न में क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स ये सब याद करके जाना। व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अडल्ट पेशेंट में हाइपोक्सिया हो रहा है, अर्लीस्ट साइन पूछा है। हाइपोक्सिया हुआ तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा अडल्ट के अंदर, तो बेचैनी, सांस नहीं आएगी तो सबसे पहले बेटा बेचैनी तो होगी ना, रेस्टलेसनेस होगा, बाद में होगा साइनोसिस, तो सबसे लास्ट में टैकीकार्डिया, कंफ्यूजन, ये सब बाद की बातें हैं, सबसे पहले तो बेचैनी फील होगी ना उसको कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोस्टपार्टम वुमेन इज एट रिस्क फॉर यूटेराइन अटॉर्नी, विच फैक्टर इंक्रीज दिस रिस्क, यूटेराइन अटॉर्नी होने वाला है, रिस्क पे है पोस्टपार्टम, तो ये रिस्क को कौन सा चीज इंक्रीज कर देगा, कौन सा कर देगा बेटा, मल्टी फीटल जेस्टेशन, ठीक है, अगर कोई मदर 3 से 4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है या 5 से 6 बार हो चुकी है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटेराइन अटॉर्नी होने के। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस एज इन मल्टीपल जेस्टेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटेराइन अटॉर्नी एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर प्राइमरी ग्रेविडा में तो होता ही नहीं है, सिजेरियन सेक्शन नहीं। नेन क्या आएगा इसका, मल्टीफीटल जेस्टेशन, किसमें ओवर डिस्टेंशन हो जाता है यूट्रस का बार बार प्रेग्नेंट होने पे। इन ईसीजी मॉनिटरिंग व्हाट डज द प्रोलॉन्ग यूटी इंटरवल, यूटी प्रोलॉन्ग है,
पुट ए पेशेंट एट रिस्क फॉर मतलब क्यूटी क्या है, प्रोलॉन्ग है, तो ये किस चीज़ की ओर लेके जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये कॉर्ड सॉरी टोर्साडेस डे पॉइंटस, क्या होगा torsades de pointers. Prolonged QT can lead to torsades de pointers, a life threatening ventricular arrhythmias. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग अ टोनिक-क्लॉनिक सीजर. टोनिक क्लॉनिक सब भूल जाओ, एक चीज याद रखो कि अगर इंटरवेंशन सीजर आ रहे हैं किसी पेशेंट को, तो कुछ नहीं करना, उसको साइड लाइन पोजिशन दे दो. क्यों दे दो, क्योंकि वो जो भी मुंह से बाहर निकालेगा वो उसको एस्पायरेट ना करे, सीधा मुंह से बाहर निकाल के फ्लोर पे डाल दे, या मतलब अंदर एस्पायरेट ना करे. ठीक है, हमें उसको एयरवे को बचाना है, तो इसलिए टर्न द पेशेंट टू द साइड. पोजिशनिंग द पेशेंट लिटरली प्रिवेंट्स एस्पायरेशन एंड मेंटेन्स अ क्लियर एयरवे ड्यूरिंग अ सीजर. Next question. A nurse is caring for a client with COPD. Which dietary advice is appropriate? क्लाइंट जो है वो COPD का है, कौन सा डाइट उसको हम देंगे, तो कौन सा हम डाइट देंगे उसको, प्रोटीन का डाइट देंगे. ठीक है, पर फ्रिक्वेंट मील, थोड़ा छोटा छोटा मील देंगे उसको फ्रिक्वेंटली. हमें एक साथ उसको लार्ज मील देके ठूसना नहीं है उसके मुंह में. COPD का पेशेंट ना बेटा पहले ही क्या होता है, वो हाफता रहता है, तो वो पहले खाना नहीं खा पाता है, तो उसको प्रोटीन डाइट हम देंगे और स्मॉल मील में देंगे और फ्रीक्वेंटली देंगे. ठीक है, COPD patient benefit from small and high calorie, high protein meals to prevent fatigue and weight loss. Fatigue and weight loss. Next question. Which of the following vaccines is contraindicated in pregnancy? Of course, MMRI, क्योंकि ये क्या होती हैं, लाइफ एट्यूनेटेड वैक्सीन होती हैं इसलिए, और ये फीटस के लिए डेंजरस होती है. विच मेंटल हेल्थ कंडीशन इन्वॉल्व रेपिटेटिव बिहेवियर एम्ड एट रिड्यूसिंग एंजाइटी. तो आपको पता है बार बार एक काम को करना अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो OCD वाले पेशेंट्स करते हैं, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका आंसर होगा. ठीक है, उनमें रिपीटेटिव बिहेवियर देखा जाता है, बार बार हाथ धोएंगे, बार बार घर की सफाई करेंगे ताकि उनका स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी कम हो जाए, बार बार एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, उनकी एंजाइटी कम हो जाए, तो ये उसमें पाया जाता है. तो ये आपके पार्ट 5 हो गया, इसमें हमने 50 क्वेश्चंस लिए थे. ठीक है, अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट एंड बहुत अच्छी खबर है कि आपको हमने एक PDF बनाई है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है. और PDF मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार. हमने सिर्फ और सिर्फ एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपके क्लियर होने के लिए थाउजेंड्स क्वेश्चन का एक PDF बनाया है ताकि आपकी हेल्प हो. उसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, अभी के, या जितने भी आ सकते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस नॉट सेट के, पुराने नॉट सेट के, हमने सब ने उठा के 1000 क्वेश्चंस का MCQ PDF बनाया है जो आपके बहुत काम आने वाला है. इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कि जो ऐसे आपको लगे कि अरे तो बहुत ईजी है, ये तो क्या ही आएगा. मैं इसकी मतलब आपको यकीन दिलाती हूँ, इस PDF से आप पढ़ के जाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिवीजन होगा, एंड हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाए. क्योंकि बेटा एम्स MSc नर्सिंग का पेपर ऐसा नहीं बनता है कि वो कुछ आउट ऑफ अलग बनाएंगे. प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बुक से उठाए जाते हैं, और बहुत सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपने देख रखा, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड DVT. ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना. अगर आपको आंसर आता है तो आप लिखोगे, नहीं आता तो नहीं आता. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे. तो इसमें हमने 1000 क्वेश्चन डाले हैं बेटा, आप देख सकते हो, लास्ट 1000 क्वेश्चन हमने डाले हैं. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. अभी भी आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन बच रहे हैं, आप ये करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा. अच्छा मैम, ये PDF हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको 91 किस पे, 9116765424 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है. इस पे आप हमें मैसेज करें कि मैम मुझे 1000 क्वेश्चन का PDF चाहिए. हम आपको सिर्फ बहुत कम दाम में, बेटा इट्स 1000 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम दाम में 249 के अंदर हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के अंदर आप प्रैक्टिस करो, आप पढ़ो, आपका रिवीजन होगा, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए. और ये लास्ट मोमेंट है, अगर आप चाहते हो कि एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो तो डोंट थिंक अबाउट मनी हियर. आपका एग्जाम सर पे है, सोचो कि आप कोई भी कसर मत छोड़ो, कुछ भी हो, कुछ भी मिले, आप पढ़ो और क्वालिफाई करो और एम्स में MSc करने आओ, अपना सपना पूरा करो. क्योंकि बेटा देखो, ब्रांड का नेम तो चलता है, ब्रांड तो ब्रांड ही है, ये आपको भी पता है. इसलिए कोई भी कसर मत छोड़ो. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें इन नंबर पर
मैसेज करो। सिर्फ 295 सिर्फ सॉरी 249 के हम अंदर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको QR कोड देंगे, आप पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट दीजिए और तुरंत आपको ये PDF मिल जाएगा। और आप रोज़ बैठ के इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं कि हाँ मैं एक दिन में 500 क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं 2 दिन में इस PDF को कंप्लीट कर दूंगी, तो आप वो करो एंड पढ़ो। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ है, तो ये PDF आपको मिल जाएगा। नोट्स चाहिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका भी PDF चाहिए नोट का, अगर आपको नोट्स का डाउनलोड नहीं करना आ रहा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम वो PDF भी डाल देंगे। एंड टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है। टेलीग्राम पे जो अभी आपको पार्ट 5 पढ़ाया एंड जो पार्ट 6 आने वाला है, उन दोनों का PDF भी हम फ्री में ही वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लेना। और सारे जितने भी मैं PDF दे रही हूँ फर्स्ट से लेके 6 तक, और ये 1000 वाला, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। लास्ट मोमेंट पे बेटा टाइम नहीं रहता है कि आप थ्योरी रिपीट करें, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। लास्ट मोमेंट पे ये स्ट्रैटेजी रहती है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, जो क्वेश्चन गलत हो गया वो क्यों गलत हुआ उसका जाके बुक में देखो कि हाँ ये गलत हुआ, इसको वापस टॉपिक को पढ़ लेती हूँ। ऐसे ही रिवीजन होता है। लास्ट मोमेंट पे पूरी किताबें, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, पूरे नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये PDF बाय करो, कोई भी कसर मत छोड़ना। लास्ट टाइम चल रहा है आपके एग्जाम का। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस।